आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो डॉक्टर ब्रायन वीस की बहुत ही मशहूर किताब मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स के कुछ हिस्सों पर आधारित है। ये कहानी है एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट और उनकी एक मरीज कैथरीन की। और ये कोई आम थेरेपी सेशन की कहानी बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये दिखाती है कि कैसे पास्ट लाइफ थेरेपी ने न सिर्फ कैथरीन की जिंदगी बदली बल्कि डॉक्टर वीस जैसे एक मंझे हुए वैज्ञानिक की सोच को भी हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और ये केस इतना खास इसलिए है क्योंकि इसने जो ट्रेडिशनल साइकियाट्री है ना, हाँ, उसके तौर तरीकों पर ही एक सवाल खड़ा कर दिया। हमारे पास एक मरीज है कैथरीन जो सालों से एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और बुरे सपनों से बहुत परेशान थी। करीब 18 महीने तक पारंपरिक इलाज चला, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। और तब डॉक्टर वीस ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय शायद बहुत विवादास्पद माना जाता होगा। हाँ बिल्कुल, और वो था हिप्नोसिस का इस्तेमाल, सम्मोहन। पर जब हम हिप्नोसिस की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में वो फिल्मों वाले सीन आते हैं। हाँ, कि कोई पेंडुलम झुला रहा है। एग्जैक्टली। तो थेरेपी में ये असल में कैसे काम करता है? हाँ, ये फिल्मों जैसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक गहरी एकाग्रता या डीप फोकस की एक अवस्था है। इसमें आपका जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, जो हर वक्त सोचता समझता रहता है, हाँ, वो थोड़ा शांत हो जाता है। अच्छा। और इससे जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, उसकी गहरी यादें सत्ता पर आ सकती हैं। डॉक्टर वीस भी यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद कैथरीन के बचपन का कोई दवा व सदमा सामने आ जाए। लेकिन जो यादें सामने आए वो किसी की उम्मीद से कहीं ज्यादा पुरानी थी। हाँ बिल्कुल। उसके बचपन की नहीं बल्कि पिछले जन्मों की यादें। और यहीं से पास्ट लाइफ थेरेपी की शुरुआत हुई। इस प्रक्रिया का कैथरीन पर क्या असर हो रहा था? असर तो हैरान करने वाला था। जैसे जैसे कैथरीन हिप्नोसिस में जाकर अपने पिछले जन्मों के दर्दनाक अनुभवों को फिर से जी रही थी और समझ रही थी, उसकी जिंदगी की परेशानियां अपने आप खत्म होने लगी। सच में? हाँ, उसके डर, उसकी एंजाइटी सब गायब हो रहे थे। किताब में लिखा है कि वो ज्यादा शांत, खुश और कॉन्फिडेंट हो गई थी। वाह! जैसे उसके अंदर का हीरा जो परेशानियों की धूल में छिपा था, अब चमकने लगा था। ये तो कमाल है। तो क्या उसने सिर्फ 1 या 2 जन्म याद किए? नहीं, कई जन्म, और सब एक दूसरे से बहुत अलग थे। जैसे? कभी वो 18वीं सदी की एक स्पेनिश महिला थी, तो कभी एक मिस्र की पुजारी। लेकिन आज हम उसके एक ऐसे जन्म पर गौर करेंगे जिसने डॉक्टर वीस की सोच को जड़ से हिला दिया। ओके। ये एक जर्मन पायलट का जन्म था। एक जर्मन पायलट? ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है। उस सेशन में क्या हुआ था? एक सेशन में कैथरीन अचानक खुद को 20वीं सदी में पाती है। उसे एक हवाई पट्टी दिखती है, टूटी हुई इमारतें और बमबारी से तबाह हुई जमीन। जब डॉक्टर वीस पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो कहती है कि उसका नाम एरिक है, उम्र 35 साल, सुनहरे बाल और नीली आंखें। एक मिनट। जबकि असल में कैथरीन की उम्र तो 29 थी और उसकी आंखें हेजल थीं। बिल्कुल। तो वो खुद को एक पुरुष के रूप में देख रही थी, और वो भी अपने से बिल्कुल अलग दिखने वाला। हाँ, और यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। उसने बताया कि वो एक पायलट है और उसकी जैकेट पर पंख बने हुए हैं। ओके। जब उससे प्लेन के बारे में पूछा गया तो उसने चॉपर प्लेन और फिक्स्ड विंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब डॉक्टर वीस हैरान थे क्योंकि कैथरीन को विमानों के बारे में जीरो नॉलेज थी। ये तो अविश्वसनीय है। वो सिर्फ कोई कहानी नहीं सुना रही थी, बल्कि ऐसी टेक्निकल डिटेल्स बता रही थी जो उसे पता ही नहीं होनी चाहिए थी। सही कहा। एक मनोचिकित्सक के तौर पर डॉक्टर वीस ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? क्या उन्होंने इसे सिर्फ एक कल्पना मानने की कोशिश की? शुरुआत में बिल्कुल की। वो एक ट्रेन्ड साइंटिस्ट थे और इन बातों पर आसानी से यकीन नहीं करते थे। लेकिन ऐसे सटीक विवरण जिन्हें वेरीफाई किया जा सकता था, वो बार बार सामने आ रहे थे। ये वो पल थे जहां उनका संदेह धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। उन्हें समझ आ रहा था कि ये कैथरीन की कल्पना से कहीं बढ़कर है। तो इस जर्मन पायलट एरिक की कहानी क्या थी? एरिक, वो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन उसे लड़ना पसंद नहीं था। अच्छा। उसने हिप्नोसिस में कहा, लोगों को मारना गलत है, लेकिन उसे अपने देश के लिए अपनी ड्यूटी निभानी थी। उसने एक बहुत गहरी बात कही। क्या कहा? हम बेवजह मरेंगे, कुछ लोगों के विचारों का बचाव करने के लिए। इसमें युद्ध की जो निरर्थकता है, उसका दर्द साफ झलकता है। ये तो बहुत भावुक कर देने वाला है। उस जन्म में क्या उसकी कोई फैमिली भी थी? हाँ, और कहानी का सबसे इमोशनल मोड़ यहीं आता है।
डॉक्टर वीस उसे युद्ध से पहले के किसी सुखद पल को याद करने के लिए कहते हैं। ओके। उसे अपनी बेटी याद आती है जिसका नाम मार्गोट है। जब डॉक्टर वीस उससे कहते हैं कि मार्गोट के चेहरे को ध्यान से देखो, तो कैथरीन अचानक उसे पहचान लेती है और कहती है, ये जूडी है। जूडी? वो कौन थी? जूडी कैथरीन की मौजूदा जिंदगी में उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। अरे वाह! हाँ, ये अनुभव इस विचार को बल देता है कि हमारी आत्माएं जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। मतलब जिन्हें हम सोलमेट्स या सोल फैमिली कहते हैं। बिल्कुल, वे अलग अलग जन्मों में अलग अलग रिश्तों में हमारे साथ होते हैं। इसी तरह एक और सेशन में कैथरीन खुद को मैंडी नाम की एक बच्ची के रूप में देखती है और पहचानती है कि उस जन्म में उसके पिता स्टुअर्ट थे, जो उसकी मौजूदा जिंदगी में एक करीबी दोस्त थे। ये रिश्तों का जन्मों तक बने रहना तो एक अद्भुत विचार है, लेकिन एरिक के साथ उस जन्म में आखिर हुआ क्या? उसकी कहानी का अंत कैसे हुआ? उसे अपनी अगली उड़ान पर जाने का आदेश मिलता है। वो जाना नहीं चाहता, वो कहता है ये सब व्यर्थ है। और फिर उसे अपनी मौत का अनुभव होता है। वो बताता है कि प्लेन पर हमला हुआ है, वो आग से घिरा हुआ है। ओह! उसके सीने, पैर और गर्दन में भयानक दर्द है, चारों तरफ खून है। और फिर अचानक सब शांत हो जाता है। शांत? हाँ, उसकी आवाज में शांति आ जाती है और वो कहती है, मैं अपने शरीर से बाहर तैर रही हूं। मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं फिर से आत्मा हूं। वाओ! ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। तो क्या सेशन यहीं खत्म हो गया? नहीं, यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अच्छा। एरिक की मृत्यु के ठीक बाद कैथरीन की आवाज बदल जाती है। वो ज्यादा गहरी, बुलंद और अधिकारपूर्ण हो जाती है। आवाज बदल जाती है? हाँ, और उस आवाज ने डॉक्टर वीस से सीधे बात करना शुरू कर दिया। ये किसी मास्टर स्पिरिट की आवाज थी, एक उन्नत आत्मा जो कैथरीन के जरिए संदेश दे रही थी। मास्टर्स? उन्होंने क्या कहा? उनका पहला संदेश डर के बारे में था। उन्होंने कहा, डर ऊर्जा की बर्बादी है। ये लोगों को वो पूरा करने से रोकता है जिसके लिए उन्हें यहाँ भेजा गया है। गहरा संदेश है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा ये भौतिक शरीर में रहना एक असामान्य अवस्था है, जबकि आत्मा के रूप में रहना हमारी स्वाभाविक यानी नेचुरल स्टेट है। स्वाभाविक अवस्था। और मृत्यु के बाद आत्मा एक नवीनीकरण की अवस्था, मतलब अ स्टेट ऑफ रिन्यूअल में जाती है। अ स्टेट ऑफ रिन्यूअल? मतलब मौत अंत नहीं, बल्कि एक तरह का रीसेट बटन है। ये विचार ही कितना सुकून देने वाला है। बिल्कुल। इन संदेशों ने तो डॉक्टर वीस को भी चौंका दिया होगा। और फिर उन मास्टर्स ने सीधे डॉक्टर वीस से कहा। उनसे क्या कहा? आप दूसरों से कहीं ज्यादा जानते और समझते हैं। आपकी मदद के लिए आत्माएं भेजी जाएंगी। इसका क्या मतलब था? तब डॉक्टर वीस को एहसास हुआ कि ये थेरेपी सिर्फ कैथरीन के डर को खत्म करने के लिए नहीं थी। ये एक बड़ा संदेश था। ये इंसान के सबसे बड़े डर, मौत के डर को खत्म करने के बारे में था। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सिर्फ एक मरीज का इलाज नहीं, बल्कि इंसानियत के सबसे बुनियादी डर को चुनौती देने की बात हो रही है। मास्टर्स का तर्क ये था कि अगर लोगों को पता चल जाए कि जीवन अंतहीन है, हम कभी नहीं मरते, तो ये डर खत्म हो जाएगा। और अगर ये डर निकल जाए तो समाज से गुस्सा और बदले की भावना भी कम हो सकती है, क्योंकि लोगों को समझ आएगा कि हर कर्म का हिसाब वो अगले जन्मों में होता है। हिंसा और अन्याय का बदला चुकाना पड़ता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर आत्मा के रूप में रहना ही हमारी नेचुरल स्टेट है, तो हम बार बार इस दुनिया में, इस शरीर में वापस क्यों आते हैं? हम आत्मा के रूप में ही क्यों नहीं सीख लेते? ये सवाल डॉक्टर वीस ने भी पूछा और जवाब मिला, हमें दर्द महसूस करना चाहिए। दर्द? हाँ, जब आप आत्मा होते हैं तो आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता। भौतिक शरीर में आप दर्द महसूस कर सकते हैं, आप रिश्तों का अनुभव कर सकते हैं। सीखने के कुछ स्तर, कुछ लेसन्स सिर्फ इसी भौतिक दुनिया में ही संभव है। अच्छा। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे आसपास हमेशा आत्माएं और संरक्षक यानी गार्डियंस होते हैं। जैसे गिदोन नाम का एक संरक्षक हमेशा कैथरीन के साथ था। ये सारी जानकारी यकीनन डॉक्टर वीस के लिए मतलब लाइफ चेंजिंग रही होगी, एक वैज्ञानिक होकर ऐसी बातों का सामना करना। हाँ, उनके लिए ये एक बड़ा बौद्धिक और आध्यात्मिक संकट था। लेकिन फिर उन्होंने अपने आसपास देखना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि कई पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग भी इस तरह के असाधारण अनुभव करते हैं, जैसे ESP या पूर्वाभास या डेजावू। बिल्कुल, लेकिन मजाक उड़ने के डर से चुप रहते हैं। किसी जगह पर जाकर लगना कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। किताब इसे सिर्फ एक दिमागी धोखा नहीं, बल्कि एक पिछले जन्म की याद मानती है। सही। किताब में एक मनोचिकित्सा विभाग के चेयरमैन की पत्नी का जिक्र है, जो अपने पति के साथ रोम घूमने गईं। वो वहां पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन उन्हें शहर की गलियों का नक्शा,
वो जुबानी याद था, उन्हें हर मोड़ के बारे में पता था। ये तो कमाल है। हाँ, और स्थानीय लोग भी उन्हें इतालवी समझकर उनसे बात कर रहे थे। डॉक्टर वीस को समझ आया कि ऐसे अनुभव आम हैं, बस हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। तो आज हमने कैथरीन की कहानी के जरिए ये समझा कि कैसे एक जर्मन पायलट के रूप में उसके पिछले जन्म ने न सिर्फ उसके डर को ठीक किया, बल्कि मास्टर्स से गहरे आध्यात्मिक संदेशों का रास्ता भी खोला। सही कहा। ये सिर्फ एक मरीज के ठीक होने की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये तो चेतना, आत्मा और जीवन मृत्यु के चक्र पर एक असाधारण नजर डालने जैसा है। और डॉक्टर वीस इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर सदियों से धर्म और आस्था लोगों को आत्मा की अमरता का यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं है, तो शायद अब विज्ञान को ये काम करना होगा। विज्ञान? कैसे? कैथरीन जैसे अनुभवों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके इस ज्ञान को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, ताकि मौत का डर कम हो सके। और ये हमें आज के लिए एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है। ये स्रोत एक ऐसी वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं जहां हमारे हर रिश्ता, हर मुश्किल, हर चुनौती का एक गहरा मकसद हो सकता है। हमारी आत्मा की शिक्षा। हाँ, हमारी आत्मा की शिक्षा। अगर ये सच है तो कोई व्यक्ति अपने जीवन की उन मुश्किलों को, जिन्हें हम अक्सर व्यर्थ या बेमतलब का मान लेते हैं, या उन लोगों के साथ अपने तुरंत बनने वाले गहरे कनेक्शन को किस अलग नजरिए से देख सकता है।